Hello everyone. Today we are going to talk about the uses of present tense. Present tense के जितने भी uses हैं उन सभी की हम बात करेंगे और how tenses are asked in all kinds of exam और uses of tenses आप कह सकते हो. So let's begin without wasting any time. सबसे पहले present tense है और present tense में जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहा जाता है, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है, और जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है क्योंकि अगर स्ट्रक्चर पता है तभी आप यूजेस को सही तरीके से फिल कर पाओगे एग्जाम में. फर्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो है फॉर रेगुलर और रिपीटेड एक्शन. प्रतिदिन या सामान्य रूप से बार बार किए जाने वाले कार्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे आई ब्लैंक, एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. हाँ, प्रतिदिन सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए या प्रातःकालीन सैर के लिए जाता हूँ. तो यहाँ पर ब्लैंक में गो आ गया क्योंकि ये आई है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वर्ब में ना तो एस लगता और ना ही ईएस. तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है क्योंकि ये प्रतिदिन एक्शन को दिखाता है. एवरी मॉर्निंग ये कार्य होता है रूटीन में सामान्य रूप से. नेक्स्ट है माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं. तो ये भी सामान्य रूप से बार बार कार्य होता है प्रेजेंट डेफिनेट. ही प्लेज फुटबॉल डेली, प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है, ये भी बार बार होता है. सेकंड यूज़ है प्रेजेंट डेफिनेट का टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक फैक्ट. सार्वभौमिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों को दिखाने के लिए. सार्वभौमिक एक्शन, यूनिवर्सल एक्शन वो होते हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है, और वैज्ञानिक जो साइंटिफिक ट्रूथ है ये वो ट्रूथ होती है जिसको साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया है. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया मानती है इसको कि ईस्ट से निकलता है. या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये है साइंटिफिक फैक्ट. वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ये भी क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज़ किए हैं. स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर के साथ, वाटर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए एस लगा है, वाटर ईएस लग गया यहाँ पर. जो थर्ड यूज़ है तथ्यों फैक्ट्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. ये इसमें कटे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ तथ्य है, फैक्ट्स है ये. जैसे कोई फैक्ट है, जैसे माई ब्रदर लिव्स इन इंग्लैंड, मेरा भाई है ना इंग्लैंड में रहता है, ये तथ्य है, ये सही बात है, मतलब इंग्लैंड में रहता है. तो इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है. द एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है स्टेशन पर नहीं रुकती है, ये भी फैक्ट है, ये सच बात है, वो नहीं रुकती. तो इसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव यूज़ किया. निर्धारित कार्य, जो नियमित रूप से होती है, निर्धारित कार्य, जैसे द शॉप्स ओपन एट 10 AM, जो दुकान है वो 10 बजे खुलती है. द असेंबली बेल रिंग्स एट 7:30 AM, 7:30 पर असेंबली बेल लगती है, ये भी निर्धारित कार्य है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है. नेक्स्ट है किसी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, भविष्य के निर्धारित कार्य के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है. मतलब जो फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो प्लान्ड है कि वो फ्यूचर में होगा, पहले निर्धारित फिक्स कर रखा है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. जैसे मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 मार्च, मिस्टर शर्मा 31 मार्च को रिटायर होंगे. द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर अगले सप्ताह जाएंगे. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्यूचर की सेंस निकल रही है, फ्यूचर की सेंस निकल रही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है आता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो. देखो अब अगर मान लो कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है ना, तो उसके लिए जो सेंस है ना फ्यूचर में निकलेगी, प्रेजेंट में नहीं निकलेगी, क्योंकि ये ता है, ती है, ये हम इंडियन हैं अपनी उसके अकॉर्डिंग समझते हैं. लेकिन जो इंग्लिश में है ना वो कई बार सेंस देखते हैं. यहाँ पर मैंने इसका कारण भी लिखा है, देख लेते हैं. इन दी अबाउट 2 सेंटेंसेज, हम सोचते हैं कि ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं और इनकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है. तो उस हिसाब से इनका हिंदी अनुवाद ऐसे होना चाहिए था कि मिस्टर शर्मा 31 मार्च को रिटायर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका के लिए जाते हैं.
लेकिन इनका ये हिंदी अनुवाद सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में सेंस देखते हैं। ये हिंदी पहचान ता ती ते तो हम भारतीयों ने इंग्लिश को सीखने के लिए बनाई है, और ये पहचान 95% केसेस में सही भी होती है, लेकिन 5% केसेस में सेंस देखी जाती है। और ऊपर वाले दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हुए भी फ्यूचर की सेंस देते हैं। तो ये था इसका रीजन। 6th यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हेयर तथा देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हेयर यहाँ, देयर वहाँ। जैसे हेयर कम्स द ट्रेन, लो आ गई ट्रेन। देखो ये भी ऐसा ही कुछ सेंटेंस, जैसे ऊपर वाला यूज़ था ना, उसमें वो ताहती है का हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इसका मीनिंग देखें तो यहाँ ट्रेन आती है, तो ये तरीके से कोई सेंस नहीं बन रही। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? लो आ गई ट्रेन। हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं ना ये लो आ गई ट्रेन। तो यहाँ पर हेयर कम्स द ट्रेन का मतलब ये लो आ गई ट्रेन। यहाँ पर भी सेंस है अलग। देयर गोज द ट्रेन, लो वो गई ट्रेन। यहाँ पर देयर गोज द बेल, लो बज गई घंटी। 7th यूज है न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जाता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप देखते हो जो उसकी हेडलाइन लिखी जाती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे पीस टॉक्स फेल, शांति वार्ता विफल। यहाँ पर भी देखो हिंदी अनुवाद नहीं बन रहा कि शांति वार्ता विफल होती है, ये नहीं बन रहा, बल्कि शांति वार्ता विफल। ये हेडलाइन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। थीव एस्केप्स, चोर भाग निकला, ना कि चोर भाग निकलता है। क्रिकेट मैच ड्राज, क्रिकेट मैच ड्रा हो गया, ये हिंदी अनुवाद होगा इसका, ना कि भाई क्रिकेट मैच ड्रा होता है। तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। नेक्स्ट है टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, तेंदुलकर ने बॉल को स्ट्राइक किया, हिट किया, ना कि भाई तेंदुलकर बॉल को स्ट्राइक करते हैं। कमेंट्री में राजू पासिस द बॉल टू संजू, राजू ने संजू को गेंद दी। तो ये भी इसकी सेंस इस तरीके से निकलेगी। अतीत को और अधिक जीवंत तरीके से व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट्स इन मोर विविड वे, अतीत की घटनाओं को ऐसे दिखाना जैसे कि वो अभी हमारी आंखों के सामने चल रही है। विविड का मतलब जीते जागते तरीके से दिखाने के लिए। जैसे हेमू एंड अकबर फेस ईच अदर ऑन द बैटल फील्ड, हेमू और अकबर का युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। दिस यूज ऑफ प्रेजेंट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल प्रेजेंट। 10th यूज है यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, डेली, एवरी डे, नेवर, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरी ईयर, एवरी वीक, ट्वाइस अ ईयर एंड ऑफन आदि दिए गए हों तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलते हैं। शी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर रोज स्कूल जाती हैं। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही यूजुअली गोज टू मूवी, वह आमतौर पर फिल्म देखने जाता है। ही जनरली प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, वह आमतौर पर कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद करता है। समटाइम्स आई लाइक टू गो टू द मॉल, कई बार मैं मॉल जाना पसंद करता हूँ। दे कम हेयर एवरी वीक, वो यहाँ पर हर सप्ताह आते हैं। आई ऑफन गो टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाता हूँ। अब ऊपर के जो सेंटेंस आपने देखे हैं उसमें जैसे डेली, एवरीडे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेम है, तो उनमें मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। हालांकि ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, यहाँ पर इस वक्त आप इनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करती हैं हमें कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। बारीक से डिफरेंस होते हैं, हम उनको कर लेते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज, डेली एंड एवरीडे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, डेली प्रतिदिन, और एवरीडे हर रोज़, मतलब वही बात है। हल्का हल्का सा एक जैसे लग रहे हैं मीनिंग में, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन डेली एंड एवरीडे। सबसे पहले डेली और एवरीडे में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिदिन या हर रोज़ एक ही बात होती है, ये होता है। अब डेली और एवरीडे में क्या फ़र्क है? डेली इज़ फॉर्मल और लिटरेरी, समटाइम्स वी माइट यूज़ इन टेलिंग अ स्टोरी रादर देन इन मेकिंग कन्वर्सेशन। तो डेली एक फॉर्मल वर्ड है जो लिटरेरी वर्ड है, मतलब साहित्य में यूज किया जाता है, और ये औपचारिक शब्द है। समटाइम्स वी माइट यूज इन टेलिंग स्टोरीज, हाँ, इसको हम कहानियाँ बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई स्टोरी है, स्टोरी में जब इंग्लिश में स्टोरी लिखी जाती है तो वहाँ पर मान लो किसी की आदत है, मान लो मिस्टर गुप्ता के बारे में वो स्टोरी चल रही है, वो प्रतिदिन सुबह उठते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर हम डेली यूज़ करेंगे कहानियों में। और
एवरीडे इज़ इनफॉर्मल, ये अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब जो हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में, बातचीत में, स्पोकन इंग्लिश में। ऑलवेज कैन बी यूज फॉर मोर फ्रिक्वेंट एक्शंस, और जो ऑलवेज है हमेशा, ये फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो एक्शन फ्रीक्वेंट बार बार होते हैं। जैसे वी ईट मील्स मैनी टाइम्स अ डे, हम जो खाना ना कई बार खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, फिर डिनर करते हैं। अब ऑलवेज और जो डेली है, मतलब डेली और एवरीडे, इन दोनों में क्या फर्क हो गया? बट डेली कैन रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट रिपीट्स वंस इन 24 आवर्स। डेली उस एक्शन को दिखाता है जो 24 घंटे में एक बार होते हैं। डेली या एवरीडे दोनों ऐसे एक्शन को दिखाते हैं जो 24 घंटे में एक बार होते हैं। और डेली और एवरीडे में डिफरेंस तो हमने देख लिया कि एवरीडे बातचीत में यूज किया जाता है और डेली के तरीके से साहित्य में। अब देखो, मान लो वो मैं कहता हूँ कि वो प्रतिदिन सुबह उठता है ना, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो डेली मतलब ये 24 घंटे में एक बार होता है ये कार्य सुबह उठने का। और ऑलवेज मान लो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। मतलब अगर उसको सुबह सच बोलना पड़ा, दोपहर को बोलना पड़ा या शाम को बोलना पड़ा, तो जितनी बार भी वो बोल लेगा ना सच बोल लेगा। तो ऑलवेज फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाता है। और डेली और एवरीडे जो 24 घंटे में एक बार होते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन यूजुअली एंड जनरली। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है आमतौर पर। यूजुअली डिस्क्राइब्स द सिचुएशन दैट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। यूजुअली एक ऐसी सिचुएशन को दिखाते हैं जो तकरीबन होती है। जैसे आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मैं आमतौर पे ऑनलाइन शॉप करता हूँ, ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ मैं। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। लेकिन जनरली क्या है? डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन केस, इट डिस्क्राइब्स व्हाट इज ट्रू विद द मोस्ट केसेज। ये दिखाता है जो ज़्यादातर केसेज में बात सही है। जैसे मैन लाइक डेयरिंग एक्ट, या हम ऐसे कह सकते हैं मैन जनरली लाइक डेयरिंग एक्ट। जो पुरुष है ना वो आमतौर पे जो साहसी कार्य है ना वो पसंद करते हैं। तो आप ये कह सकते हो जनरली है ना, किसी पर्टिकुलर इंसान की या पर्टिकुलर समुदाय की, जैसे पुरुष हैं, औरतें हैं, उनकी किसी जो आदत है उनकी या कोई क्वालिटी है उसको दिखाते हैं। जैसे औरतें आमतौर पे ज़्यादा बोलती हैं, तो वीमेन जनरली स्पीक मच, इस तरीके से। और यूजुअली दिखाता है ऐसी सिचुएशन को जो ज़्यादातर होती है, मतलब कोई कार्य वगैरह। और यहाँ पर एक तरीके से क्वालिटी वगैरह। डिफरेंस बिटवीन ओकेजनली एंड समटाइम्स। ओकेजनली और समटाइम्स दोनों का मीनिंग होता है कभी कभार। तो यहाँ पर भी बारीकी है। बारीकी क्या है? ओकेजनली इज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इरेगुलरली। ओकेजनली का मतलब होता है टाइम टू टाइम हो रही है वो चीज़, लेकिन इरेगुलरली हो रही है। डेली में तो क्या है, वो डेली होता है कार्य, लेकिन यहाँ पर डेली नहीं होता। जैसे आई ओकेजनली ड्रिंक वाइन, मीन्स मैं कभी कभार शराब पी लेता हूँ। एक तो मान लो एक वीक है, सॉरी एक मंथ है, वो प्रतिदिन पीता है, तो ही ड्रिंक्स वाइन डेली। एक वो ओकेजनली पीता है, मतलब ही 7 दिन के बाद उसने ड्रिंक की, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, मतलब रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलरली पीता है। और समटाइम्स क्या है? बट समटाइम्स इज एन सर्टन ओकेजन और इन सर्टन सर्कमस्टांसेस बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स का मतलब सर्टन ओकेजन्स, किसी निश्चित मौक़ों पर, खास मौक़ों पर, सर्कमस्टांसेस में वो ऐसा करता है। मान लो मैं कहता हूँ कि ही समटाइम्स ड्रिंक्स वाइन, वो कभी कभार शराब पी लेता है। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी खास मौके पर पार्टी हुई, किसी की शादी हुई 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। और एक ऐसा इंसान है जो मतलब डेली नहीं पीता, लेकिन 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, वो हो गया ओकेजनली। और समटाइम्स किसी खास मौक़ों पर। 11th यूज़ है प्रेजेंट डेफिनेट का इन कंडीशनल सेंटेंसेज। शर्तबोधक वाक्यों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। शर्तबोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई शर्त रखी जाती है। जैसे इफ़ ही मीट्स मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वह मुझसे मिलता है तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो यहाँ पर एक शर्त है कि पहले वो मेरे से मिले तभी मैं उसकी मदद करूँगा। तो यदि वह मुझसे मिलेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा, इसके दोनों हिंदी अनुवाद हैं। देखो यहाँ पर यदि वो मुझसे मिलता है, इसका मतलब ये है कि अभी मिला नहीं है, वो फ्यूचर में मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर को दिखाता है कि यदि वो मुझसे मिलेगा ना तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो दोनों ही हिंदी अनुवाद हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह मुझसे मिलता है, अगर आप इसको पढ़ते हो ना तो ये कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि यदि वो मुझसे मिलता है इसका मतलब क्या है। यदि वो मुझसे मिलता है इसका मतलब ये है कि यदि वो मुझसे मिलेगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर की सेंस दिखाता है। इफ़ सी वर्क्स हार्ड शी विल गेट
फर्स्ट पोजीशन। यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह अच्छे अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल करेगी, या यदि वह कठिन परिश्रम करेगी, उसी को दिखाता है ये। सेकंड टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हो, जो आमतौर पे आप पढ़ते हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, किसी ऐसे कार्य को दिखाने के लिए जो कार्य उसी वक्त हो रहा है जिस वक्त हम किसी से बात कर रहे हैं। और पहला यूज है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इफ़ यू फाइंड सच वर्ड्स और फ्रेजेस, अगर आपको ऐसे शब्द या फ्रेजेस मिलते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे। जैसे नाउ अब, एट दिस टाइम इस वक्त, एट दिस मोमेंट इस पल। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर नाउ, अब वह एक पत्र लिख रहा है। सी इज़ प्लेइंग एट दिस टाइम, इस वक्त वो खेल रही है। तो नाउ मिला आपको, एट दिस टाइम मिल रहा है, तो आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ही ब्लैंक ब्रैकेट में राइट अ लेटर नाउ, तो इज़ राइटिंग आंसर आ जाएगा इस तरीके से। दे आर लिसनिंग द सॉन्ग एट दिस मोमेंट, इस पल वो एक सॉन्ग सुन रहे हैं। सेकंड यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट हैपनिंग इन अ रेगुलर प्रोसेस, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है जो कार्य बातचीत करने के दौरान नहीं हो रहा होता, नहीं हो रहे होते एक्शन वो, लेकिन वो रेगुलर प्रोसेस में हो रहे होते हैं। अब जो फर्स्ट यूज था उसमें तो क्या था, हमने किसी एक ऐसे कार्य को दिखाया था जो कार्य उसी वक्त हो रहा है जिस वक्त हम किसी से बात कर रहे हैं। सेकंड यूज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो यूज ले रहे हैं जो एक ऐसा कार्य उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त हम किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो हो रहा होता है। जैसे ये अगर आपको ये शब्द मिले, फ्रेजेज मिले, नाउ डेज आजकल, दीज डेज इन दिनों, ही इज राइटिंग अ नॉवल नाउ डेज, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है। तो ये उपन्यास लिखने का कार्य अब तो नहीं हो रहा जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। मान लो ही कोई भी हो सकता है, वो आपके सामने बैठा है, अब नॉवल नहीं लिख रहा वो, लेकिन नॉवल लिखने का जो कार्य है ना वो चल रहा है उन दिनों। गीता लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, तो जो गीता है इन दिनों इंग्लिश सीखती है। ये सेंटेंस इसमें गलत लिखा गया है, यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करना था, मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप इसको ठीक करोगे, गीता इज़ लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, इस तरीके से आएगा कि इन दिनों वो इंग्लिश सीख रही है। तो अब तो नहीं सीख रही, लेकिन वो सीखने का कार्य चल रहा है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन नाउ डेज एंड दीज डेज। नाउ डेज इज फॉर्मल एंड यूज्ड इन रिटन इंग्लिश। नाउ डेज क्या है, फॉर्मल वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम लगता है, आजकल और इन दिनों। ये फॉर्मल है और ये रिटन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, औपचारिक शब्द है, मतलब फॉर्मल सेंस में यूज़ किया जाता है। और दीज डेज क्या है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल वर्ड है, यूज मोस्टली इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ है नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल को दिल्ली जा रहे हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट का कि हमने यूज़ किया था कि जो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है उनको दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ पर भी प्लान्ड है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर के जो नियर एक्शन है, नज़दीक वाले, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, नियर फ्यूचर है टुमारो। नियर फ्यूचर क्या है, नज़दीक भविष्य, मान लो जो टुमारो कल है या आज की रात है या अगले वीक है, ये आगे नियर फ्यूचर में, नज़दीक के भविष्य, और दूर में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ऐसे। तो वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, शाम को मिल रहे हैं हम। सी इज़ कमिंग हेयर ऑन मंडे, मंडे को आ रही है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट यूजेस, जिसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। फर्स्ट यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें कार्य अभी अभी वर्तमान में पूरा हुआ है। जैसे द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, बस अभी अभी पहुंची है, जस्ट कम लो अभी अभी, तो ये एक्शन अभी अभी हुआ है बस का पहुंचने का। सेकंड यूज है, यदि वाक्य में येट, ऑलरेडी, एवर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। येट अभी तक नहीं, ऑलरेडी पहले ही, और एवर कभी। जैसे द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो येट आया प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके साथ नेगेटिव सेंस अपने आप आती है। सी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने पहले ही अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। हैव यू एवर मेट आवर प्रिंसिपल, एवर मीन्स कभी, क्या तुम कभी हमारे प्रधानाचार्य से मिले हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्ड इन द पास्ट एट एन इनडेफिनिट टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़
ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में किसी अनिश्चित समय पर हुआ है। वी डोंट नो इट्स टाइम, हमें इसका समय नहीं पता है, तभी हम इसको इंडेफिनेट कह रहे हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब कब देख चुका हूँ, पिछले साल या 6 महीने पहले, पता नहीं है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है। आई हैव मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब के लेखक से मिल चुका हूँ। अब देखिए, बट इफ़ द पास्ट टाइम इज मैंशनड वी डोंट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट, देन इट इज़ बेटर टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि टाइम मेंशन कर रखा है फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। जिस तरीके से आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई सॉ इट लास्ट मंथ, मैंने इसको पिछले महीने देखा है। अब यहाँ पर लास्ट मंथ डेफिनेट टाइम आ गया तो हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है। आई हैव मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब के लेखक से मिल चुका हूँ। आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला हूँ। येस्टरडे डेफिनेट टाइम आया इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस का, जिसकी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, मैं बोल देता हूँ। सब्जेक्ट हैज़ बीन ओब्लिक हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर। जब कोई कार्य भूतकाल से लगातार होता आ रहा है एवं अभी भी जारी है तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ तो और अब भी चल रहा है। और इफ़ यू फाइंड सच वर्ड्स इन ए सेंटेंस, अगर आपको ऐसे शब्द मिलते हैं सिंस और फॉर, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा वो, तो सुबह पास्ट में एक्शन हुआ था वो पढ़ने का, अब भी जारी है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर सिंस एंड फॉर। अब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में सिंस और फॉर यूज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंस एंड फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में प्रयोग किया जाता है सिंस और फॉर का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंस या फॉर अनफिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है, जो एक्शन अधूरा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फॉर फिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, करेक्ट है ये कि मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, करेक्ट, मैं दिल्ली में 2 साल से रह चुका हूँ। दोनों के दोनों टेंस सही हैं। तो हमने फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया और प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों सेंटेंस सही हैं। अब कई स्टूडेंट ये समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को देखकर कि फॉर और सिंस तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये गलत है, गलत नहीं है, सही है। फ़र्क क्या है, जब हम फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं तो वो दिखाता है अनफिनिश्ड एक्शन को, कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। मतलब जैसे वो दिल्ली में 2 साल से रह रहा है, मतलब 2 साल उसको अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसको मान लो 1 साल या 10 महीने हो गए हों, ठीक है ना। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, मैं दिल्ली में 2 साल से रह चुका हूँ, मतलब 2 साल तो मेरे को हो गए कंप्लीट और अब भी रह रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे एक्शन को दिखाया जाता है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में वो जो टाइम है ना पूरा हो चुका है और वो एक्शन वो अब भी चल रहा है, तभी तो हमने सिंस और फॉर यूज़ किया वहाँ पे। सिर्फ यह है कि पहले वाक्य में कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में भी चल रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में 2 ईयर्स समय कंप्लीशन हो चुका है लेकिन एक्शन अभी भी चल रहा है। वही बात मैंने आपको बताई है। जो सेकंड जो डिफरेंस है सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये आपको पता है। फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेस में प्रयोग किया जा सकता है तथा दोनों वाक्यों में अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता, बस यही अंतर होता है कि उसमें कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। परंतु सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तभी किया जा सकता है जब वाक्य में कोई रिजल्ट दिया गया हो या किसी एक्शन का कंप्लीशन दर्शाया गया हो। तो फॉर को तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन सिंस को यूज करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस को तभी यूज किया जाता है जब कोई रिजल्ट दिया गया हो। जैसे आई हैव बीन राइटिंग नॉवल सिंस 2013, मैं 2013 से नॉवल लिख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई हैव रिटन नॉवल सिंस 2013, ये गलत है,
कि मैं 2013 से नॉवल लिख चुका हूँ, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। जैसे अगर हम ऐसे कहते हैं आई हैव रिटन 10 नॉवेल्स सिंस 2013, फिर तो ये सही होता कि 2013 से मैं 10 नॉवल लिख चुका हूँ। यहाँ पर रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है कि 10 जो नॉवल है ना मैं लिख चुका हूँ। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ है, 10 लिखे हैं, 5 किए हैं उसने, तो तब हम यूज़ करेंगे सिंस, अदरवाइज हम सिंस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट दे रखे 10 उन्हें लिख लिए। आई हैव बिन राइटिंग 10 नॉवेल्स सिंस 2013, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डिफरेंस है सिंस और फॉर को लेके, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ सिंस एवं फॉर का प्रयोग होने के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब की श्रेणी में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सिंस और फॉर होते हुए भी कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लेती, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट लेती है। जैसे नो एवं बी वर्ब। नो मीन्स जानना और बी होना। जैसे आई हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स, मैं उसको 2 सालों से जानता हूँ। यहाँ पर जो नो वर्ब है इसने अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लिया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव है और फॉर आया है सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि अगर सिंस और फॉर है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, लेकिन नहीं। नो वर्ब अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आती हैं। नो वर्ब अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेगी। और दूसरा, यहाँ जो हिंदी अनुवाद होगा, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से इसका हिंदी अनुवाद देखते हो कि मैं उसको 2 सालों से जान चुका हूँ, ये सेंस नहीं लगती। हिंदी अनुवाद होगा कि मैं उसको 2 सालों से जानता हूँ। तो देखो सेंस यहाँ पर दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है ताहती है। तो मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि कुछ परसेंटेज में जो उसका हिंदी अनुवाद है एग्जैक्ट जिस टेंस का, वो नहीं आता, क्योंकि वो सिखाने के लिए बताया जाता है, चुका है चुकी है। लेकिन इंग्लिश मैन को इनको नहीं पता है, वो सेंस देखते हैं कई बार। तो यहाँ पर सेंस की बात है। आई हैव नोन हर सिंस 2010, 2010 से मैं उसको जानता हूँ। तो यहाँ पर फिर से नो वर्ब आ गई, सिंस आया यहाँ पर। और ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, मंडे से हॉस्पिटल में है, तो बीन आया है। बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी की, बी वॉज बीन, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट आया है। तो ये थे यूजेज ऑफ प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेज ऑफ पास्ट। सभी पास्ट के यूजेज की हम बात करेंगे डिटेल में, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट के यूजेज किए हैं और किस तरीके से उनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन सी यू एंड हैव अ नाइस डे।